हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम सिर्फ रिफ्लेक्शन फिनोमेनन को डिस्कस करेंगे और इसकी नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्रैक्शन फिनोमेनन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यही समझते हैं कि आखिर लाइट क्या होती है। तो व्हाट इज़ लाइट? ठीक है, सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी। सो इट इज़ अ form of energy which enable us to see। ठीक है, जो हमें देखने में हेल्प करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। और ये किसका पार्ट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होती है। बट ये सब आप क्लास 11 की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे या फिजिक्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमारे लिए जानना इतना ज़रूरी है कि लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प करती है। ठीक है, और लाइट की स्पीड कितनी होती है? तो स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड होती है। इससे ज़्यादा स्पीड आखिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला फिनोमेनन जो कि है रिफ्लेक्शन। कि आखिर रिफ्लेक्शन क्या होता है। इस चैप्टर का फर्स्ट फिनोमेनन यही है। ठीक है, ये है तो रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी लाइट जब भी किसी एक ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करती है, फॉल करती है, तो बाउंस बैक करती है। यानी जैसे एक बॉल को अगर हम दीवार के ऊपर फेंकते हैं तो टकरा कर वो बॉल वापस आती है, सेम ऐसा ही लाइट के साथ भी होता है। तो लाइट जब भी एक ओपेक सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो फॉल करने के बाद रिफ्लेक्ट करती है, यानी बाउंस बैक होती है। दिस बाउंसिंग बैक इज नोन एज रिफ्लेक्शन। सो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it fall on an ओपेक सरफेस। तो ओपेक सरफेस वो होती है जिनके आर पार लाइट नहीं जा सकती, तो उनको हम ओपेक सरफेस बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट वो होती है जिनसे लाइट कंप्लीटली पास हो सकती है। एंड ट्रांसलूसेंट सरफेसेस वो होती हैं जिनके थ्रू लाइट पार्शली पास हो सकती है। तो ऐसी सरफेसेस को हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ हम ओपेक सरफेस की अभी बात करेंगे। तो ओपेक सरफेस वो होती है जिनके लाइट जिनके थ्रू पास नहीं हो सकती। सो आई होप आपको रिफ्लेक्शन पता चला होगा। तो रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। की लाइट जब भी किसी एक ओपेक सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो फॉल करने के बाद क्या करती है, बाउंस बैक करती है। ठीक है, तो इसी बाउंसिंग बैक को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे कि देखते हैं, तो हमारे पास एक मान लो ओपेक सरफेस है, ये हमारे पास एक ओपेक सरफेस हुई। ठीक है, सो ये दिस इज एन ओपेक सरफेस। सो लाइट हमारे पास आ रही है, तो दिस इज द इंसिडेंट रे जो आने लग रही है। आने वाली रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो टकरा के वापस आती है दैट इज़ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, सो एक यहाँ से टकरा के वापस आ रही है, नहीं रिफ्लेक्ट होने लग रही है, दिस इज़ दी रिफ्लेक्टेड रे। और जस्ट जो सरफेस पे परपेंडिकुलर फॉर्म करता है उसको नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ इंसिडेंट रे, क्योंकि ये रे आने लग रही है, दिस इज़ इंसिडेंट रे। एंड दिस इज जो टकरा के वापस जाती है यानी बाउंस बैक करती है, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बनते हैं दिस इज नॉर्मल, तो ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, एंड इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे एंगल आई मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड एंगल आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, और हमेशा याद रखना है जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ही फॉर्म होगा। कभी भी सरफेस और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे के बीच में कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर्म नहीं होता है, या फिर एंगल आर कभी भी किसके फॉर्म में, सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में फॉर्म नहीं होता। हमेशा नॉर्मल के साथ जो एंगल बनते हैं उनको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद दो लॉज आते हैं रिफ्लेक्शन के। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो पहला लॉ है कि अगर हम एंगल इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में लाई करती है, तो फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, आफ्टर दैट है उसके बाद नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे और लाई इन सेम प्लेन। तीनों किस में लाई करती है, सेम प्लेन में लाई करती है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड लॉ है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल
आर की। जो एंगल आई होता है वो हमेशा इक्वल होता है किसके, एंगल आर के। तो इसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। एंड सेकेंड लॉ है एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। फॉर एग्जाम्पल के साथ देखते हैं यहाँ पे। सो अगर एंगल आई 30 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। अगर एंगल आई 30 डिग्री है तो एंगल आर भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंगल आई और एंगल आर पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। ठीक है, अब आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। जनरली हम रिफ्लेक्शन में 3 टाइप के मिरर पढ़ेंगे, एक प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि हमारा प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर की, जो हमारा प्लेन मिरर है आखिर वो कैसी इमेज बनाता है तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो 5 कैरेक्टर मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको याद रखने और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला है कि जो प्लेन मिरर है दैट इज ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज वो इमेजेस होती हैं जिनको हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। रियल इमेजेस वो होती हैं जिनको हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, या जिनकी लाइन रियलिटी में मीट करती है उनको रियल इमेज भी बोल देते हैं, जिनकी लाइन रियलिटी में मीट नहीं करती दैट आर द वर्चुअल इमेज। और इसकी करेक्ट डेफिनेशन है जो लाइंस, जो इमेज हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं उसको हम रियल इमेज बोलते हैं, जिसको स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते वो वर्चुअल इमेज है। तो प्लेन मिरर वो मिरर होता है जिसमें हम डेली अपने घर में अपना फेस देखते हैं, दैट इज़ अ प्लेन मिरर। और उसकी जो इमेज फॉर्म होती है दैट इज़ वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, सेकंड है कि इमेज कैसी होती है प्लेन मिरर में, इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज दिखती है, हम भी सीधे हैं तो हमारी इमेज भी बिल्कुल सीधी ही दिखती है। थर्ड है जितना साइज ऑफ इमेज होता है उतना ही साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होता है, यानी कि जो इमेज का साइज फॉर्म होगी प्लेन मिरर में वो किसके इक्वल होगी, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। सो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जितना इमेज का साइज होगा, जितने साइज के हमें उतने ही हमें मिरर में भी, प्लेन मिरर में भी नज़र आते हैं। ठीक है, फोर्थ है हम देखो मिरर से जितना मूव करेंगे उतना ही हमारी इमेज भी मिरर से दूर जाएगी, यानी कि जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का मिरर से उतने ही डिस्टेंस पर हमेशा क्या फॉर्म होती है, इमेज भी फॉर्म होती है। सो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है, फिफ्थ है हमारे पास कि जो प्लेन मिरर है वो एक लेटरल इन्वर्जन फिनोमेनन शो करता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब है कि लेफ्ट की चीज़ हमें राइट नज़र आती है और राइट की चीज़ हमें लेफ्ट नज़र आती है। अगर मैं अपना लेफ्ट हैंड उठा रहा हूँ तो मिरर में राइट हैंड उठेगा, अगर अपना राइट उठा रहा हूँ तो मिरर में लेफ्ट हैंड उठेगा। तो इसी फिनोमेनन को हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट है वर्चुअल इमेज, सेकंड है इरेक्ट इमेज, थर्ड है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका लेटरल इन्वर्जन। तो दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, अब हमारे पास अगला टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो सपोज करो हमारे पास एक स्फेयर है जो कि मिरर से मिलकर बना हुआ है, तो दिस इज दिस स्फेयर, लेट कर लेते हैं। अब इस स्फेयर को हम क्या करें, 2 पार्ट में कट कर देते हैं बीच में से। तो 2 पार्ट में हमने इसको इस तरीके से कट कर दिया, तो हमारे पास क्या होंगे, 2 तरह के शेप्स आ जाएंगी, एक ऐसी शेप आएगी और एक ऐसी शेप आएगी। तो ये 2 तरह की शेप हमें इस तरीके से नज़र आएंगे। दीज आर द 2 शेप। अगर इन शेप के एक साइड को मैं पेंट कर देता हूँ, सपोज करो अगर मैंने इनर साइड को पेंट कर दिया या पॉलिश कर दिया तो आउटर सरफेस एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो दिस इज दी कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं आउटर पार्ट को पेंट कर देता हूँ या पॉलिश कर देता हूँ तो इनर सरफेस एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तौर पर काम कर रही है, दैट इज़, तो इस तरह के मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव
मिरर। तो हमारे पास दो तरह के यहाँ पे मिरर हो गए, एक कॉनकेव है और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये है। तो सबसे पहले इनके साथ रिलेटेड टर्म्स देखते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के साथ कौन कौन सी टर्म्स रिलेटेड होती हैं। तो सबसे पहले मैं एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करता हूँ। दिस इज़ द कॉनकेव मिरर। तो अगर मैं इसके आउटर पार्ट को अगर मैं पेंट कर देता हूँ या पॉलिश कर देता हूँ तो ये कॉनकेव मिरर, यानी इनर पार्ट एज अ रिफ्लेक्ट करने का काम कर रहा है, तो दैट इज़ अ कॉनकेव मिरर। सो इसके बीचों बीच से जो लाइन पास होती है दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट से मिरर को टच करती है दैट पॉइंट इज नोन एज पोल। तो पहली टर्म्स हमारे पास आई, या हम अब टर्मिनोलॉजीज देखते हैं इसके रिलेटेड। तो पहली टर्मिनोलॉजी थी प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी टर्मिनोलॉजी है पोल। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर पे जिस पॉइंट पे टच करती है उसको पोल बोलते हैं। एंड थर्ड हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस मिरर का जो क्या होता है, सेंटर होता है, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। फोर्थ है हमारे पास डिस्टेंस जो होता है पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का, उस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो फोर्थ टर्म हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक आता है फोकस। फोकस बिल्कुल मिड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का, ठीक है, या आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइन जिस पॉइंट पर मीट करती हैं, जब रेज आ रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर मीट करेंगे या जिस पॉइंट से पास होंगे उसको हम फोकस बोलते हैं, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिक्स टर्म हमारे पास है फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फोकल लेंथ को, स्मॉल एफ है। तो फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। तो आई होप देखो यहाँ पे हमें रिलेशन भी दिख रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है, कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, की वो फोकल लेंथ के कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ठीक है। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हुई होंगी। पहली है एक स्ट्रेट लाइन जो मिरर से पास होती है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के जिस पॉइंट को टच करती है उसको पोल बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस मिरर का जो रेडियस होगा या सेंटर होगा दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर उसके बाद लाइन रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से पास करती हैं दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। एंड पोल से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज फोकल लेंथ। दीज आर द टर्मिनोलॉजीज जो हमें पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट अब देखो इनमें इमेज फॉर्मेशन होता है, तो क्या रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के वो देखते हैं। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, कि इमेज फॉर्मेशन के आखिर क्या रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल की बात करते हैं। सो देखो मैं एक मिरर के लिए बताऊंगा, दोनों मिरर के लिए वो रूल्स सेम ही रहेंगे। ओके, दिस इज द कॉनकेव मिरर। तो अगर मैं इसके आउटर साइड को पेंट कर देता हूँ, पॉलिश कर देता हूँ, तो ये कॉनकेव मिरर बन जाएगा, ठीक है। तो इसके आउटर पार्ट को मैंने पॉलिश कर दिया। तो फर्स्ट रूल ये है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस। कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा फोकस से पास होगी। कहाँ से पास होगी, फोकस से ही पास होगी। दिस इज द फर्स्ट रूल है, ठीक है। सेम यही रूल किसके लिए है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी है, कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा फोकस से ही पास होगी। सेकेंड रूल है सो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। आउटर साइड को पेंट कर देते हैं या पॉलिश कर देते हैं। दिस इज पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर कोई रे फोकस से पास होकर रिफ्लेक्ट होती है, अगर कोई रे फोकस से आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। दिस इज द सेकंड रूल। कि सेकंड रूल ये है कि अगर कोई रे कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा वो कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से पास होगी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम थर्ड रूल पे।
थर्ड रूल, तो थर्ड रूल है फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ठीक है, तो सेम पाथ को रिट्रेस करती है, यानी जिस पाथ से आई थी सेम पाथ से वापस ही जाएगी। नेक्स्ट इज फोर्थ रूल। दिस इज द फोर्थ रूल। सो फोर्थ रूल है कि अगर कोई रे पोल पे फॉल करती है, यानी कोई रे अगर पोल पे फॉल करती है, जितने एंगल से उसने फॉल किया है उतने ही एंगल से वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ द फोर्थ रूल कि जितने एंगल से वो इंसिडेंट कर रही है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी करेगी, यानी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो दीज आर द फोर रूल। फर्स्ट रूल ये है कि अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है। सेकेंड है कि अगर कोई लाइन इंसिडेंट करती है फोकस से तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। थर्ड रूल ये है कि अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करती है तो सेम पाथ को रिट्रेस करेगी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। फोर्थ रूल ये है कि अगर कोई लाइन पोल पे इंसिडेंट करती है तो जितने एंगल से इंसिडेंट कर रही है उतने ही एंगल से वापस रिफ्लेक्ट भी करती है। तो दीज आर द फोर रूल्स। तो इन फोर में से हमें कोई भी दो रूल का यूज़ करना है ताकि हम इमेज का फॉर्मेशन कर सके। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक वही है कि कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंड आफ्टर दैट कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सो कैरेक्टरिस्टिक्स या डायरेक्टली इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, की कॉनकेव मिरर कैसी इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो उसके लिए हमें चार में से, जो मैंने चार रूल्स बताए थे उनमें से कोई भी दो रूल्स का हमें यूज़ करना है और इमेज का फॉर्मेशन करना है। तो फर्स्ट है कि देखो अब हम क्या करेंगे, इमेज बहुत दूर रखी है कॉनकेव मिरर से और धीरे धीरे करके उसको पास लेके आएंगे किसके, मिरर के। तो देखेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज के फॉर्म होते हैं। सो फर्स्ट है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर होगी और फिर इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज का नेचर क्या होगा, ठीक है। थर्ड, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, और फोर्थ है साइज। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कॉनकेव मिरर है, दिस इज कॉनकेव मिरर। सो बिल्कुल सेंटर से एक प्रिंसिपल एक्सिस पास कर देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस आपको कॉपी में ड्रॉ करते वक्त स्केल और पेंसिल का यूज़ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखेंगे। इन्फिनिटी मतलब काफ़ी दूर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज फोकस। सो बहुत दूर से रे ऑफ लाइट अगर आने लग रही है, ठीक है, सो क्या होगा, प्रिंसिपल जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो फर्स्ट रूल है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। ये है, दूसरी रेज भी बहुत दूर से आ रही है, सो इंसिडेंट करेगी तो इंसिडेंट करने के बाद कहाँ से, रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से ही पास होगी। ये है, तो इसको मैंने फोकस से पास करा देते हैं, ये फोकस से पास हो गई। ये है, एरोज डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि एरो से ही पता चलता है कि आखिर कहाँ जा रही है। तो लाइंस रियलिटी में मीट कर रही हैं तो नेचर तो क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा और साइज़ थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा क्या काफ़ी छोटा होगा, तो हाईली डिमिनिश साइज होगा। और इमेज कहाँ पे बनी है, हमारी इमेज बनी है एट एफ, यानी कि फोकस पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। ये है। आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट ये है कि अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, फिर इमेज, फिर पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी हमारा ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पे हमने बियॉन्ड सी यानी सी से थोड़ा सा पहले ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है। फिर पहली रे निकालते हैं, दैट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास हो जाएगी। सो फोकस से पास हो गई। दूसरा, फोकस से पास कराते हैं। सो फोकस से पास हुई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सो इमेज का फॉर्मेशन हो गया कहाँ पे, सी एंड एफ के बीच में। दिस मीन्स अगर बियॉन्ड सी में ऑब्जेक्ट को रखता हूँ तो इमेज कहाँ पे बनती है, बियॉन्ड सी बनती है। तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ के बीच में इमेज बन रही है। नेचर लाइन्स रियलिटी मीट कर रही है तो रियल होगी,
इन्वर्टेड एंड साइज डिमिनिश होगा, ठीक है, क्योंकि एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट इमेज कैसी बन रही है, छोटी बनने लग रही है, साइज इज डिमिनिश। आफ्टर दैट थर्ड है, थर्ड केस देखते हैं क्या फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट इमेज नेचर एंड साइज। बनाने में बार बार में दिक्कत होती है, कॉपी कर लेते हैं। दिस इज प्रिंसिपल एक्सेस, ये पोल है, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट के केस में अब हम कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, एट सी पे रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा सी पे है। सो पहला रूल यही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, तो फोकस से पास होगी। सेकंड है फोकस से पास करते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, सी पर ही बनेगी। तो इमेज का फॉर्मेशन सी पर ही हुआ। तो अगर जब ऑब्जेक्ट को हम सी पे रखते हैं तो इमेज भी सी पे बनती है। नेचर क्या है, रियल, इन्वर्टेड है और सेम साइज होता है, साइज क्योंकि जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतने साइज की इमेज बनती है, तो साइज है सेम साइज। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, ऑब्जेक्ट को हम सी एन एफ के बीच में रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा सी एन ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एन एफ। तो देखते हैं इमेज का नेचर आखिर कैसा रहेगा। शेड कर देते हैं, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, थोड़ा सा दूर बनाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो अब हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी देखते हैं, एंड नेचर क्या होगा और साइज क्या होगा। सो इमेज को रखा हमने बिटवीन सी एन एफ, दिस सी एन एफ, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो गई, दूसरा रूल यूज़ करते हैं फोकस वाला ही, तो एफ से पास हो गए, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना यहाँ पे, हाँ। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, बियॉन्ड सी फॉर्म होगी। थोड़ा सा वैल्यूज आगे पीछे हैं, सी है और इमेज हमारी बियॉन्ड सी बनेगी, सी एन एफ है तो इमेज बनी हमारी बियॉन्ड सी। नेचर कैसा होगा, रियल होगी, इन्वर्टेड। अब देखो साइज अगर हम कंपेयर करें तो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, दिस मीन्स एनलार्ज बनेगी इमेज। नेक्स्ट फिफ्थ केस है, ऑब्जेक्ट को अब हम फोकस पे रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे होगा एट फोकस। तो देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। सो ये हमारा पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज ऑब्जेक्ट को अब हमने फोकस पे रखा है, ओके, शेड कर देते हैं इस पार्ट को। सो ये फोकस पे ऑब्जेक्ट है, तो पहला रूल है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। अब तीसरा रूल यूज़ करते हैं कि फोर्थ रूल है जो मैंने बताया था कि अगर पोल पे इंसिडेंट करती है तो जितने एंगल से इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल से क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्ट होगी, जितने एंगल से इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, ये है। तो ये एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर हो जाएगा, और इमेज कहाँ पे मिलेगी, कहीं इन्फिनिटी पर जाकर, यानी कि आसपास नहीं, काफ़ी दूर होगी। तो इमेज का फॉर्मेशन होगा एट इन्फिनिटी, जिसकी वजह से जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल तो है, मतलब मीट तो कर रही है, और इन्वर्टेड भी है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे बन रही है, और साइज़ कैसा है, काफ़ी एनलार्ज है, यानी काफ़ी बड़ी इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो फिफ्थ केस है कि अगर हम फोकस पे रखते हैं तो इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनेगी और नेचर रियल और इन्वर्टेड एंड एनलार्ज होगा।
ओके, लास्ट 6 केस है इसमें कि ऑब्जेक्ट को हम बिल्कुल पास ले आते हैं अब इसमें, तो यानी कि बिटवीन तो पोल हो गया, पोलिश कर देते हैं पीछे के पार्ट को। दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वो ऑब्जेक्ट को हमने एफ एन पी के बीच में रखा है, तो एफ एन पी के बीच में रखने पर पहला रूल तो फोकस से पास हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो दूसरा पोल वाला रूल यूज़ करते हैं। तो देखो फ्रंट साइड तो ये मीट कर नहीं रही, तो फ्रंट साइड तो ये मीट कर नहीं रही है, तो ये बिहाइंड दी मिरर्स हमें मीट करेंगी। सो अपीयर क्या होंगी कि बिहाइंड दी मिरर्स क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। तो ऑब्जेक्ट जब हम रखते हैं एफ एन पी के बीच में, तो इमेज बनती है बिहाइंड दी मिरर, तो ऑब्जेक्ट बना बिहाइंड द मिरर। फिर नेचर क्या होगा, देखो रियल इमेज तो है नहीं ये, तो कैसी है डॉटेड लाइन से हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये है वर्चुअल, ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, इमेज भी ऊपर है, तो इरेक्ट है। और साइज़ की अगर हम बात करें तो साइज़ कैसा इनका एनलार्ज है, तो एनलार्ज साइज हो गया। तो ये था 6 केस। और याद रखना है कॉनकेव मिरर में जो 6 केस होता है दैट इज़ द ओनली केस जिसमें इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज बनती है। और ऐसा तब होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कॉनकेव मिरर के बहुत पास ले आते हैं तो इमेज इरेक्ट बननी स्टार्ट हो जाती है। तो दीज आर द 6 केसेज ऑफ कॉनकेव मिरर। अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में कि उसकी इमेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला है कि ऑब्जेक्ट वहीं कहीं बहुत दूर रखा हुआ है, यानी एट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी। तो इस बार हमें कॉनकेव बनाना है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। तो कॉन्वेक्स मिरर ये हो गया, तो फोकस इस साइड है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी, तो बहुत दूर से रे आने लग रही है। तो कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्ज करता है, बट अपीयर कहाँ से होती है, कहाँ से पास हो रही है, फोकस से अपीयर होती है पास होते हुए। दैट अपीयर कि फोकस से पास हो रही है, बट मिरर डाइवर्ज करता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन तो ये फोकस से पास हो रही है। तो अपीयर हो रहा है कि पास हो रही है फोकस से, तो इमेज कहाँ पे बन रही है, एट एफ बन रही है, बट रियल में लाइन मीट नहीं कर रही। तो नेचर कैसा है, वर्चुअल है, और इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। और अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ होगा, तो इसको कट कर लेते हैं इतने हिस्से को। ये हमारा यहाँ आ गया। तो वर्चुअल, इरेक्ट और साइज़ कैसा होगा, डिमिनिश, यानी काफ़ी छोटी इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये था पहला केस। दूसरा केस है इसी में कि ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी रख दें बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं पर भी अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा। दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो सपोज करो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा है, तो पहला रूल है कि पैरेलल टू दी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से ही पास होगी। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको फोकस से, बट रियलिटी में रेज डाइवर्ज हो रही है, रेज डाइवर्ज हो गई। दूसरा है कि पोल पे इंसिडेंट कराते हैं, तो जितने एंगल से इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगी। सो रिफ्लेक्ट हो गई, बट अपीयर टू मीट किधर होगी, पी एन एफ के बीच में। तो इमेज का फॉर्मेशन हो गया, तो इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में है। तो अगर अब बात करें इसके नेचर की, तो नेचर कैसा है, वर्चुअल है इमेज, क्योंकि रियलिटी में लाइन मीट नहीं कर रही है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। एंड साइज़ की अगर हम बात करें तो कैसा साइज़ है इसका, डिमिनिश है, तो साइज इज डिमिनिश।
तो ये दो केसेस थे किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। ये जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश और कॉनकेव, रियल इन्वर्टेड एनलार्ज और डिमिनिश इमेज बनाता है, एंड वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज बनाता है केवल एक ही केस में। सो ये थे हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे, ठीक है, जो कि मिरर फॉर्मूला। सो मिरर फॉर्मूला है, ठीक है। सो मिरर फॉर्मूला है हमारे पास 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज द मिरर फॉर्मूला, जहाँ पे f रिप्रेजेंट करता है किसको, फोकल लेंथ को, v डिस्टेंस ऑफ इमेज को, एंड u रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को। तो ये है मिरर फॉर्मूला। फिर इसके बाद है मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन होता है जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्निफिकेशन स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन होता है hi अपॉन में ho। दिस hi स्टैंड फॉर हाइट ऑफ इमेज, ho स्टैंड फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। hi स्टैंड फॉर हाइट ऑफ इमेज और ho स्टैंड फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। या फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम -v/u भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही फॉर्मूले होते हैं, तो दोनों को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो -v/u किसके इक्वल हो जाएगा, hi अपॉन में ho के इक्वल हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास साइन कन्वेंशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास एक मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, कर देते हैं। तो सिंपल है, दिस इज पोल। तो हमें ऐसे करना है कि पोल के लेफ्ट साइड है कोई भी ऑब्जेक्ट या राइट साइड है कोई भी ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट पोल के लेफ्ट साइड है, कोई भी चीज़ पोल के लेफ्ट साइड है, तो उसको हम नेगेटिव में कंसिडर करेंगे। अगर पोल के राइट साइड है तो हम पॉजिटिव में कंसिडर करेंगे। अगर कोई चीज़ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म हो रही है तो पॉजिटिव में कंसिडर करेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो u हमेशा लेफ्ट साइड होता है, दैट्स वाई नेगेटिव रहेगा हमेशा u। तो u में कोई चेंज नहीं होता। v की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, सिचुएशन पे डिपेंड करती है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि जनरली हम ऐसा होता है कि पोल के ऊपर ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं। और हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। सो मैं आपको लिख देता हूँ किस केस में क्या क्या फॉर्म हो सकता है, स्टार पॉइंट डाल के नोट है। इफ फॉर कॉनकेव, सबसे पहले कॉनकेव के लिए लिखते हैं, फॉर कॉनकेव मिरर। तो अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर में सबसे पहले u हमेशा नेगेटिव होता है, v की वैल्यू नेगेटिव भी होती है मैक्सिमम केसेस में, 5 केसेस में नेगेटिव है, एक लास्ट केस में पॉजिटिव है क्योंकि इसमें इमेज राइट साइड बनती है तो पॉजिटिव है। f इस केस में हमेशा क्या होता है, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव होता है। अगर हम बात करें अब किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, फॉर कॉन्वेक्स मिरर है। अगर कॉन्वेक्स मिरर में बात करें तो u हमेशा लेफ्ट साइड होता है तो नेगेटिव है, v पॉजिटिव क्योंकि राइट साइड बनती है दोनों इमेजेस, और f भी किस में होगा, पॉजिटिव में, क्योंकि उसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होता है, ठीक है। तो ये थे साइन कन्वेंशन जो हमें यूज़ करने हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल को सोल्व करते वक्त, ठीक है। अब इसी के साथ एक दो एग्जांपल्स देखते हैं जो कि एनसीईआरटी में हमें गिवन है। तो सबसे पहले एग्जांपल 9.1, एग्जांपल 9.1 जो कि पेज नंबर 144 पे गिवन है। तो पेज नंबर 144 पे फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है अ कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हमें कॉन्वेक्स मिरर है गिवन है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त हमें साइन कन्वेंशन लिखने, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसी में होती है। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें पता होना चाहिए, राइट साइड में लिख लेंगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर, u की वैल्यू नेगेटिव होती है, v हमेशा पॉजिटिव होता है, और f की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स मिरर में। यूज़ ऑफ अ रियर व्यू मिरर ऑन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कैपिटल R की वैल्यू हमें 3 मीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड है तो प्लस में होगा। अब बस इज लोकेटेड 5 मीटर, तो u की वैल्यू कितनी है, +5 मीटर है। एंड फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। तो हमें v की वैल्यू की v कहाँ पे फॉर्म होगी और उसका नेचर
हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है, एंड साइज भी बताना है। तो आर गिवन है तो एफ निकाल सकते हैं, तो एफ इज़ ऑलवेज हाफ ऑफ आर होता है, सॉरी यू माइनस में होगा क्योंकि यू ऑलवेज इन नेगेटिव। सो आर इज़ हाफ ऑफ आर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हमेशा फोकल लेंथ होती है, तो 3/2 यानी कि 1.5 हमारे पास क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो गई। सो मिरर फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, तो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, सो मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/f की वैल्यू है 1.5 इक्वल्स टू 1/v वी हैव टू कैलकुलेट, प्लस 1/u की वैल्यू है -5। तो प्लस का है RHS में लेके जाते हैं LHS में, तो माइनस का है LHS में लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 1.5 इक्वल्स टू 1/v हो गया। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ से डेसिमल है तो ऊपर 10 हो गया। 15 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं जो कि 15 हो गया, तो 15 1 जा 15, 5 3 जा 15, तो 10 + 3 इक्वल्स टू 1/v, यानी कि 13/15 वैल्यू हो गई 1/v की। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो v की वैल्यू 15/13 हो जाएगी हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू प्लस में 1.15 मीटर है। और देखो v की वैल्यू पॉजिटिव में ही आनी चाहिए थी क्योंकि इसमें सिर्फ राइट साइड ही इमेज फॉर्म होती है, तो v की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में ही क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इमेज है वो बिहाइंड द मिरर 1.5 मीटर दूरी पर बनेगी। द इमेज इज फॉर्म 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर फॉर्म होगी। फिर मैग्नीफिकेशन पता करते हैं, तो मैग्नीफिकेशन होता है H' या फिर HI/HO, दैट इज इक्वल्स टू -V/U। तो -V की वैल्यू 1.15 है, U की वैल्यू हमें गिवन है 5 है। दोनों को सोल्व करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 + 2 3 यानी कि प्लस में आएगा। दिस मीन्स जो नेचर होगा इमेज का वो कैसा होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, इरेक्ट फॉर्म होती है और मैग्नीफिकेशन छोटा है, तो दिस वाई एंड नीच साइज है वो कैसा होगा, डिमिनिश होगा। तो कुछ इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है इस चैप्टर का, दैट इज़ द रिफ्लेक्शन। अब हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।